जय दोस्तों, आज हम लोग आपसे नंद वंश के बारे में तथा हकमनी वंश तथा सिकंदर के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। नंद वंश, कौन सा? नंद वंश। कहा जाता है नंद वंश 344 में शासन करने आया और 323 तक इसने शासन किया। कब तक? 344 से 323 तक इसने शासन किया तथा इसने जो शिशुनाग का अंतिम शासक रहा, शिशुनाग वंश का नागदशक, उसकी हत्या की और महापद्म नंद ने जो इनके सेनापति थे नागदशक के, उनका अंत कर दिया और नंद वंश की स्थापना कर दी। किसने? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने जब स्थापना की तो कहा जाता है यह नाई जाति से बिलोंग करते थे। इस जाति से नाई, उस समय नाई जाति को नाफित का के नाम से जानते थे। कहीं कहीं नाफित मिलता है, कहीं नाफित मिलता है। महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की। संस्थापक महापद्म, इन्होंने इसकी स्थापना की। कहा जाता है कि यह शुद्ध वंश से बिलोंग करते थे, शुद्ध वंश के थे, लेकिन यह अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। क्या मानते थे? क्षत्रिय थे, शूद्र, लेकिन यह क्षत्रिय लिखते थे। कहा जाता है कि उस समय क्षत्रिय का बोलबाला ज्यादा था, इसलिए अपने आप को यह क्षत्रिय दिखाते थे और क्षत्रिय इन्होंने अपने आप को माना कि क्षत्रिय हैं हम, और क्षत्रिय इन्होंने नाम लिखा। तथा इनके जो प्रधानमंत्री थे, इनके जो पीएम थे, वह इनका नाम राक्षस था। क्या? पीएम राक्षस, पीएम राक्षस थे। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र की पुस्तक तथा मेगस्तन की पुस्तक से हमें इस सब की जानकारी प्राप्त होती है। यह सब में जानकारी मिलती है। तथा इस वंश का ये प्रथम शासक भी रहे हैं, नंद वंश के। इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। तथा इन्होंने केंद्रीय पद्धति मतलब सब कुछ राजा के अंडर रहने पे इन्होंने विश्वास किया कि सब कुछ राजा के अंडर रहेगा। इस प्रकार इन्होंने किया। तथा हमें इसकी जानकारी हेनसाइन की पुस्तक से एक और मिलती है कि इन्हें सोने चांदी की पुस्तक हिंदकुश पर्वत से प्राप्त होती थी। यह कहाँ तक सत्य, कहाँ तक नहीं, इस बारे में हम लोग आपसे, हमें साक्ष्य तो प्राप्त नहीं है, जो हमें इंडिका पुस्तक में प्राप्त होती है हम उसके आधार पर शेयर करते हैं। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें पढ़ने को मिलता है जो व्याकरण की उस समय की जाने मानी हस्तियां थी। पारणी, महापद्म नंद की एक मित्र थी। कौन? पारणी। उस समय की जो व्याकरण में एक विश्वविख्यात थे उस समय के, हमारे अखंड भारत की शान माने वाले पारणी उस समय पूरे विश्व में विख्यात हो गए थे व्याकरण के। इस प्रकार हमें इस सर की जानकारी मिलती है। इस वंश में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। इसको पाटलिपुत्र को ही रखा, जो आज के टाइम पे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एक इनके ही वंश में पांडुक आए, लेकिन पांडुक को युवराज घोषित कर दिया था। युवराज घोषित करने के पहले, युवराज घोषित है पांडुक, और राजा कौन है? महापद्म नंद। इनके ही संरक्षण में इन्होंने कहा कि हमें अत्यंत शक्तिशाली बनना है, तो इन्होंने उस समय के जाने माने कालिंजर पे अधिकार कर लिया। और कहा जाता है कि जितनी बार भी कालिंजर किसी ने भी अधिकार किया, सिर्फ हाथियों की प्राप्त करने के और घोड़ों को प्राप्त करने के लिए किया। कहा जाता है कि जो कालिंजर के घोड़े तथा कालिंजर के हाथी हैं, वह दुनिया भर में प्रसिद्ध माने जाते थे उस समय पे, कि सफेद हाथी भी प्राप्त होते थे। ऐसे हमें पढ़ने को मिलता है। जो थाईलैंड में आज के टाइम पे प्राप्त होते हैं, उस समय पे हमारे भारत में कालिंजर में यह सब प्राप्त होते थे। इस सब की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि जब इन्हें कलिंग जीत लिया
जब कलिंग जीता तो एक राठ तथा एक छत्रक की उपाधि धारी। छत्रक उसको कहते हैं कि पूरा जितने भी छोटे मोटे राजा हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले महापद्मनाभ से परमिशन लेनी थी। एक छत्र के नीचे सबको रखा, अपने आप को ऊपर रखा और सबको नीचे रखा, यह इनकी मानना था। यह इन्होंने अपने आप को उपाधि धारण की। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है इन्होंने पूरी तरह कलिंग को जीत लिया। कलिंग जीतने के बाद, इसके बाद पांडुप के बाद हमें सबसे ज्यादा धनानंद के बारे में पढ़ने को मिलता है। कौन सा? धनानंद। धनानंद के बारे में ऐसे पढ़ने को मिलता है, इंडिका पुस्तक के जरिए हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि धनानंद के लगभग 40 भाई थे, कहीं कहीं 40, कहीं कहीं 50 भाई थे, ऐसे पढ़ने को मिलता है। इन्होंने 10 भाइयों को छोड़कर 10 भाइयों को छोड़कर बकाया सबको मार दिया। कितने को? लगभग 30 को इन्होंने मार दिया और खुद शासक बन गया। इसलिए हमें पढ़ने को मिलता है। और जब ये शासक बना धनानंद, शासक बनने के बाद जो इसके 10 भाई थे, 10 भाइयों और धनानंद के बीच धीरे धीरे विरोध हो गया। विरोध होते हुए इसने इन भाइयों को भी मौत की घाट उतारा। यह अर्थशास्त्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है। कूटुरता में अर्थशास्त्र में लिखा है चाणक्य ने कि इसने कूटुरता में किसी को नहीं बख्शा। प्रजा हो, मंत्री हो, भाई हो या सैनिक हो या ब्राह्मण हो, इसने किसी को भी नहीं बख्शा। जब हम देखते हैं कि पश्चिम की साइड से सिकंदर विश्व विजेता की ताक में निकला, इरादे से निकला, तो उसने सिंध के प्रांत को जीता, सिंध नदी पर पार किया, सतलज पार किया, लेकिन ब्यास नदी पार नहीं कर पाया। कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि उसने ब्यास नदी पार किया। उसी समय पीरियड में तक्षशिला के एक आचार्य, जिन्हें चाणक्य गुण पुरुष के नाम से जानते हैं, उस समय चाणक्य एक आचार्य थे, तो उन्हें आशंका लगी कि जो सिकंदर विश्व विजेता की ओर से निकला वो भारत में भी शासन करेगा और जो विदेशी सभ्यता है वह हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप देगा। तो चाणक्य को ऐसा लगा, तो धनानंद की मदद के लिए कहा कि धनानंद मदद करेंगे और जो सिकंदर आ रहा है उसको भगा देंगे। यहाँ पोरस हार चुके थे, पंजाब का एरिया भी उनके कब्जे में आ गया था सिकंदर के, सिंध प्रांत और पोरस का भी इलाका उनके कब्जे में आ चुका था। इधर चाणक्य धनानंद के पास पहुंचे, पाटलिपुत्र पहुंचे यात्रा करके, और कहते हैं कि सिकंदर जो आ रहा है आप उसको भगाएं। तो एक ब्राह्मण की बात सुन के धनानंद उनका मजाक उड़ाता है और अपने राजपाट से भगा देता है। कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है उनकी शिका अपने आप में एक गौरव है, अपना सम्मान है। तो धनानंद उनकी शिका को काट देता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि छोड़ देता है। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो चाणक्य को एक अपमान महसूस होता है कि इसने हमारी चोटी काट दी, और धनानंद को ललकार दे के आते हैं कि हम तुम्हारे जो राजपाट है एक दिन हम उसको पलट देंगे और एक ऐसा साम्राज्य, इसी साम्राज्य में एक ऐसा शासक को रखेंगे जो प्रजा की सुने। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करते हैं। कौन? चाणक्य। जब हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो चाणक्य की आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा करते हैं और धनानंद वंश का इसका नंद वंश का अंत कर धनानंद को मार देती है। जब
कहा जाता है कि अपनों ने अपनों को ही धोखा दिया। दुर्धरा दुर्धरा धनानक की बेटी थी। चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के चक्कर में जो महल की गुप्त बातें थी पूरी बता देते हैं। कौन? दुर्धरा बता दी थी किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इस प्रकार हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है कि अपनों ने अपने को ही धोखा दिया और इस वंश का अंत हो गया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मौर्य वंश के पहले, अगर हम मौर्य वंश के पहले भारत तो में विदेशियों का आक्रमण पड़े तो विदेशियों के आक्रमण में हमें फारस का आक्रमण देखने को मिलता है। किसका? फारस का आक्रमण हमें देखने को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह पूर्व क्षेत्र में, भारत की पूर्वी क्षेत्र में मगध में एक शक्तिशाली राजा थे। कौन? बंगाल के क्षेत्र में। इसमें बंगाल के क्षेत्र में। और धीरे धीरे वंशों का अंत होता गया। भारत में हर्ष में अलग चल रहा था। भारत में हकमनी वंश का शासन चला है और बंगाल की स्थायी पटना, जिसे हम लोग पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, वहाँ पे अलग चल रहा था। देखो तो हर्यक वंश का अंत, नंद वंश का अंत, शिशुनाग वंश का अंत, यह सब धीरे धीरे एक दूसरे को मारते हुए शासन कर रहे थे। ऐसे ही हम देखें विदेश में ईरान फारस में हकमनी वंश का शासन चल रहा था। किसका? हकमनी वंश का। हकमनी वंश का शासन चल रहा था और हकमनी वंश के संस्थापक साइरस। कौन? हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय इस वंश के संस्थापक थे। हकमनी वंश के साइरस द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। सबसे पहले जो इनके संस्थापक थे, इन्हीं के वंशज डेरियस, किस? कौन? डेरियस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बाद में आए। उसके पहले हमें डेरियस के बारे में प्राप्त होती है जानकारियाँ। डेरियस ने आक्रमण किया, जो हकमनी वंश के संस्थापक, हकमनी वंश के वंशज थे, साइरस का वंशज था। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसी वंश में डेरियस तृतीय, जो डेरियस सेकंड आया, उसने नहीं जीत पाया, कुछ प्रांत जीत पाए, लेकिन डेरियस तृतीय ने कुछ और ज़्यादा प्रांत जीते। सिंध तक प्रांत जीते, पंजाब तक प्रांत जीते, लेकिन पूरे भारत को नहीं जीत पाए। लेकिन इस वंश का अंत सिकंदर ने कर दिया। सिकंदर ने इस वंश का अंत कर दिया और अपना विश्व विजय की सोचा। कहा जाता है कि यह यूनानी शासक था। कौन? यूनानी शासक था। इसको ही हम लोग मकदूनिया शासक भी के नाम से भी जानते हैं। ईरान के बाद भारत पर दूसरी आक्रमण फारस के द्वारा यूनानियों ने आक्रमण किया। यूनानी सिकंदर था। तो कहा जाता है डेरियस तृतीय को पराजित करके सिकंदर ने भारत की ओर रुख किया। किसको? भारत की ओर रुख किया कि हम भारत को भी अब जीत लेंगे। यह इसकी कल्पना थी। किसकी? सिकंदर की। कहा जाता है जो सिकंदर के पिता थे, इनका नाम फिलिप द्वितीय था। कौन थे? फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय तथा माता का नाम ओलंपिया था। कौन थी? ओलंपिया, माता ओलंपिया। और कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि सिकंदर अपने माता पिता इकलौता संतान था। कौन था? इकलौता यह संतान था। इसका जन्म मैसेडोनिया के पेला में
मैसेडोनिया के पेला में 356 में हुआ। मैसेडोनिया के 356 में पेला एक जगह है, वहाँ पे इसका जन्म होता है ओलंपिया के गर्भ से। ओलंपिया के गर्भ से जन्म हुआ। और जो इसकी पत्नी थी रुखसाना, कहा जाते हैं कि रुखसाना भी एक अपने पिता की इकलौती संतान थी। इनके पिता का नाम हमें पढ़ने को मिलता है सैदारा। कौन थे? सैदारा। सैदारा फारसी थे और एक छोटे से प्रांत के यह राजा थे। इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें देखें तो इनके गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के प्लेटो और प्लेटो के सुकरात। कौन? अरस्तु, अरस्तु के प्लेटो, प्लेटो के सुकरात गुरु थे। और जो सुकरात थे, कहा जाता है कि सुकरात को किसी ने जहर दे के मार दिया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है। तथा सिकंदर का सबसे पहले कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, जब ये आ रहा था तो सबसे पहले इसने तक्षशिला पर आक्रमण किया। तभी चाणक्य को यह भय लगा कि यह पूरे विश्व विजय के लिए निकला है, तो पूरे भारत पर यह अपना कब्जा स्थापित कर लेगा। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसने 328 में ईरान तथा अफगानिस्तान को जीत लिया था। कभी 328 में ईरान तथा अफगानिस्तान को पूरी तरह इसने जीत लिया। तथा पंजाब के राजा, कहीं कहीं पुरु मिलता है, कहीं कहीं पुरस मिलता है। पुरस के नाम से ज़्यादा विश्वविख्यात हुए पुरस, जिसने पुरु के नाम से भी जानते हैं। पंजाब और कुछ सिंध और कुछ गुजरात के राजा थे, कुछ प्रांतों के। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पे इनसे युद्ध किया। पुरस तो हार तो गए, पुरस हार गए, जिसे हम लोग झेलम विस्तार के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे हाइट स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 326 ईस्वी में हुआ, ईस्वी पूर्व हुआ। 326 ईस्वी पूर्व हुआ। सिकंदर ने सबसे पहले देखें तो 328 में ईरान अफगानिस्तान को जीता, 326 में पंजाब के पुरस को हराया, जिसे हाइट स्पीच का हाइट स्पीच का युद्ध कहते हैं, पुरस को हराया। तथा कहा जाता है सिकंदर भारत में घुसने की प्रयत्न करने लगा, लेकिन व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। इसकी मित्रता कहीं कहीं मिलती है धनानंद से भी हुई, लेकिन धनानंद के पास इतनी सेना थी कि यह वापस लौट गया। कभी लौटा तो हमें देखने को मिलता है कि यह 325 में व्यास नदी को पार नहीं कर पाता और लौट जाता है। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्री पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 323 में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर को डायरिया हो जाता है। कौन सी बीमारी? डायरिया की बीमारी हो जाती है। और इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की अवस्था में। देखिए तो 33 वर्ष की अवस्था में वह उस समय के जितने भी परिचित भूखंड थे उनको सबको जीत लिया सिकंदर ने उस समय। आजकल हम लोग 23 वर्ष की अवस्था में अपना स्टाफ लगाने की जुगाड़ में रहते हैं, अपना व्यवसाय बैठाने की जुगाड़ में रहते हैं, व्यवस्था करने में रहते हैं कि हम कहीं न कहीं नौकरी लग जाए। लेकिन उस समय पे 23 साल की उम्र में उसने पूरे विश्व विजय होने की ठान ली और भारत पे भी जीत जाता। हमारी जो प्राकृतिक सीमा है वह कहीं ना कहीं हमें बचा ली। और आज के टाइम पे हम देखें अरावली पर्वत को नष्ट करने की जुगाड़ में रहते लोग, समुद्र को गंदा करने की में रहते, हिमालय को निपटाने की जुगाड़ में रहते। कहीं ना कहीं यह सब घटनाएं हमें देखने को प्राप्त होती रहती हैं। उस समय 23 वर्ष की अवस्था में पूरे विश्व को विजय प्राप्त करने में एक अहम भूमिका हमें देखने को प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसके 2 सेनापति थे, सेल्यूकस
और नियाकर्ष सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेते हैं। और इसी विवाह में उपरांत हमें देखने को मिलता है कि कुछ एरिया सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में देते हैं, बदले में देते हैं। इस प्रकार से हमें इसकी जानकारी मिलती है। सिकंदर देखने को मिलता है, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पे एक नगर भी बसाया। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र की पुस्तक से देखने को प्राप्त हुई। अर्थशास्त्र की पुस्तक से देखने को हमें प्राप्त हुई। अरावली पर्वत देखें तो अभी नई एक कहा कि जो बड़ी चोटियां हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, जो छोटी हैं वो है बची रहेंगी। अगर हम देखें जो अरावली पर्वत है वह वर्षा कराने में तथा धूल भरी आंधी को बचाने में हमारे भारत देश को एक अहम भूमिका निभाती है और बरसात कराने में एक अहम भूमिका देती है। अरावली की पर्वत जो हमारे मानसून के बादल दूसरे देशों में जाते हैं उनको रोक लेते हैं, लेकिन सरकार ने संसद भवन में एक बिल के तहत कह दिया कि इनको जो छोटी पहाड़ियाँ उनको नष्ट कर दिया जाए। अगर हम हिमालय को देखें तो जो शीत लहरें आती हैं ठंड की उनको हिमालय पर्वत रोकता है। और अगर दक्षिण में हम लोग देखें तो हमारा समुद्र, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक देखें तो ऊपर वाले का एक गिफ्ट है हमारे लिए कि ये प्राकृतिक सीमा हमारे रूप में बनाती है और हमारे देश की रक्षा करती है। लेकिन अरावली पर्वत को आज संसद भवन ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया कि जो छोटी पहाड़ियाँ उनको नष्ट कर दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सुंदरलाल चिपको आंदोलन देखें, चिपको आंदोलन में पर्यावरण बचाने के लिए अंग्रेजों के समय सुंदरलाल जैसे लोगों ने अपनी जान की बलि लगा दी थी। और आज के लोग वही प्रकृति को हटाने में, वही प्रकृति को नष्ट करने में कुछ जन्म पैसों के लिए अपनी प्रकृति को खत्म कर रहे हैं। अरावली पर्वत है उससे पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी होंगे। अगर हम देखें तो जो 40 लिस्ट जो प्रदूषण में 40 देशों के नाम आए और 40 देशों में 40 शहरों के नाम आए पूरे भारत के, किसमें जो गंदगी फैलाते हैं, कार्बन फैलाते हैं, हम उसको तो कम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अरावली पर्वत को काटेंगे, हम जंगल को साफ करेंगे, समुद्र में कचरा फैलाएंगे, इस सब में हम लगे। इस पे तो बहस करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हम सरकार से विनती करेंगे जो अरावली के आपने निर्णय सुना है वो है कहीं सही नहीं है। क्लाइमेट हम बचा के रखना है, अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, हमें फटाके दिवाली पर नहीं फोड़ना है, हमें होली पे पानी वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आप कुछ भी करो तो सही है। यही कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट के, हमारे वातावरण के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है।
तो मैं आज कौन कौन से मॉर्बन्स के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा जो मेन टॉपिक है मॉर्बन्स का हम उसको अंदर प्रवेश करेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन मॉर्बन्स के चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी उपाधियाँ अपने ऊपर धारण की तथा कौन कौन सा निर्माण कराए। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात तक अपना आधिपत्य स्थापित किया तथा दक्षिण भारत में भी उन्होंने बहुत सारे स्थापित किया तथा मौर्य वंश में ही बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका जन्म होता है। उसके बाद एक महान शासक सम्राट अशोक, उनके बारे में हमें आपसे चर्चा करेंगे। अशोक ने जो शिलालेख लिखाए, स्तंभ लेख लिखाए और अभिलेख लिखाए, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। अशोक ने कैसे बौद्ध संस्कृति की उसकी चर्चा करेंगे, कैसे हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, अशोक के पिता, उनके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। कैसे उन्होंने शराब और अध्यापकों की मांग की, उस पर भी चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का किस प्रकार निर्माण कराया, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और मौर्य वंश में कैसे कश्मीर को जीतने की होड़ चली, उस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे कुणाल जाते हैं, कैसे कुणाल शासक बनते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे बृहद्रथ की मौत होती है, कैसे उनको मार दिया जाता है, उन पर भी चर्चा करेंगे। ये सब मौर्य वंश के महानतम शासक रहे हैं, जो महान शासक रहे उन पर हम आपको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और एक विनती है, अरावली पर्वत को हमें बचाना है, तो सब लोग एकजुट होकर सरकार से सोशल मीडिया के जरिए और जो जहाँ है वहाँ से अपनी मांग अरावली के लिए जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।